प्रधानमंत्री मोदी ने बहरीन और सऊदी अरब से भी बात की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हालात के बारे में जानकारी ले रहे हैं। बहरीन के किंग से प्रधानमंत्री मोदी की फोन पर बातचीत हुई है। क्राउन प्रिंस मोहम्मद सलमान से भी उन्होंने बात की है। तो कुल मिलाकर प्रधानमंत्री लगातार मिडिल ईस्ट के ये तमाम देश, क्योंकि देखिए कई मायनों में अब ये युद्ध ईरान वर्सेस 11 हो गया है, जिसमें अमेरिका है, जिसमें इजराइल है, जिसमें मिडिल ईस्ट के ये तमाम देश हैं जो लगातार, जहां पर इस वक्त भी जब हम लोग ये बुलेटिन कर रहे हैं तब भी कई जगहों पर ड्रोन से, मिसाइल से ईरान हमला कर रहा है। तो मिडिल ईस्ट के ये तमाम देश, प्रधानमंत्री ने सऊदी अरब में जो हमला हुआ है उसकी निंदा की है और ये जाहिर तौर पर ईरान जो इस वक्त कर रहा है उसको हर कोई उसकी निंदा कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक स्टैंड लिया इस पर और उन्होंने इसकी निंदा की है, क्योंकि अगर आपका युद्ध इजराइल और अमेरिका से है तो आप इन देशों को क्यों टारगेट कर रहे हैं? और ये एक वाजिब सवाल है। ईरान ने शायद खुद भी जो इस पूरी आग को फैलाने की स्ट्रेटजी पे तो काम किया है, लेकिन ये उसको उल्टा ही पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा है सऊदी अरब के किंग से बात की है और उन्होंने इसकी निंदा की है। जनरल मेस्टर या बिल्कुल, ये देखिए जो प्रधानमंत्री ने ये गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल कंट्री से जो बात की है उसमें साफ निर्भर ये उभर के आता है कि एक तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि ये जितनी कंट्रीज हैं ये रेडिकलाइज नहीं है, बल्कि ये इतनी लिबरल कंट्रीज हैं। यहाँ पर आज 90 लाख भारतीय गए हैं तो किसी वजह से तो गए हैं, बल्कि एंटी रेडिकलाइजेशन, कट्टरवाद के खिलाफ है और ये अपने देश को आगे ले जा रही है। सऊदी अरेबिया का सऊदी अरेबिया देखिए, तो अभी यूएई आप देखिए, वो उसी का वो अभी वो जो मुस्लिम यूनिटी की बात होती है वो बहुत क्लियर है। मुस्लिम ब्रदरहुड, वो खासकर अभी यूके में जो यूनिवर्सिटी है वहां जाके उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को बोला कि आप वहां दाखिला मत ले क्योंकि वहां रेडिकलाइजेशन हो रहा है। कहने का मतलब है यूएई एक ऐसी कंट्री है कि वो इतना वहां पर हर धर्म का आप मतलब कोई बात ही नहीं करता है उधर धर्म के बारे में। और अबू धाबी में मंदिर है, सब कुछ जिसके इनॉग्रेशन पे मैं गई थी, प्रधानमंत्री वहां गए थे, तो आप कल्पना कर सकते हैं हर कंट्री के लोग बैठे तो वहां रेडिकलाइजेशन प्रोग्रेसिव है। तो ये पूरा जो एक आईएमएफ कॉरिडोर वाला बेल्ट है कितना प्रोग्रेसिव है, ये पीस, प्रॉस्पेरिटी, डेवलपमेंट चाहता है। और एक तरफ है ईरान जो ये प्रॉक्सीज करके और हिजबुल्लाह, हमास, ये सबको खड़ा करके इन कंट्रीज में क्या डेवलपमेंट हो रहा है। आज यमन को देखिए, बुरे हाल है उनके, ईरान के खुद के डेवलपमेंट देखिए। अभी भी वो लड़ाई क्यों लड़ रहे हैं? अपनी ईगो के लिए, जनता है उसके लिए तो उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है कि बस वो ईगो पे आ गए कि हमने लड़ाई लड़ना है और सबको इस लड़ाई के आग में झोंकना है, इस आग में झोंकना है। और देखिए ना, मिडिल ईस्ट में जारी जंग पर दोनों की कतर से पुतिन ने बातचीत की है, क्योंकि थोड़ी देर पहले यूएई के राष्ट्रपति से भी व्लादिमीर पुतिन ने बात की थी और उसके बाद से जानकारी आ रही है कि कतर के भी राष्ट्राध्यक्ष से उन्होंने, कतर के एमिर से बात की है। तो कुल मिलाकर एक कोशिश है। देखिए ऐसे में परिस्थितियां निकलेंगी। इससे पहले भी अगर अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत हो रही थी तो ओमान उसकी मध्यस्थता कर रहा था। डायरेक्टली बैठकर दोनों बात नहीं कर रहे थे, तो ओमान इस पक्ष से भी बात करता था, उससे भी करता था। ऐसे में अब कोशिश यही होगी कि एक मध्यस्थ को खोजा जाए और उसको, क्योंकि जिस तरह से अब ये बढ़ रहा है, ये बहुत अच्छे संकेत नहीं है। हमारे साथ अन्य मेहमान भी जो जुड़े हुए हैं, अतुल लोंढे पाटिल साहब, यहाँ पर प्रधानमंत्री भी बातचीत कर रहे हैं। बात ही पूरे नहीं, हाँ ठीक है, मैं अगली बार जब लौटूंगी तब आपसे बात करूंगी। अतुल लोंढे पाटिल साहब, आपसे मेरा ये प्रश्न है कि आज जो परिस्थितियां बन रही है, आपको नहीं लगता है संजय मिश्रण जो कह रहे हैं वो बहुत मायने रखता है? भारत को ये तय करना है आतंकवादी संगठनों को पालने पोसने वाले ईरान के साथ इस तरह से खड़े होने की क्या बेताबी है? नहीं, आतंकवादियों के साथ तो खड़े रहने का कभी सवाल ही नहीं आता। हाँ। ईरान देश को आप आतंकवादी कहते हो तो बात हो रही है, लेकिन मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगा, ईरान देश को आतंकवादी नहीं कह रहा है, इसको गलत एंगल मत दीजिए। आपको भी पता है कि हम हिजबुल्लाह होती और हमास की बात कर रहे हैं। तो हिजबुल्लाह होती और हमास के साथ तो कोई खड़ा नहीं है। भारत देश के सरकार से हमारी विनती है कि सुनिए ना, हम ईरान खड़ा है। ऐसा है कि बातें अगर निकलेगी तो दूर तक जाएगी ना। हम अपने देश के हित की बात करेंगे, हम अपने नेशनल इंटरेस्ट की बात करेंगे। नेशनल इंटरेस्ट की बात यह है कि हर वक्त ईरान जो है वो हमारे साथ खड़ा रहा है। जब हमारे खिलाफ अमेरिका गया, जब हमारे खिलाफ पूरा दुनिया गई, तब ईरान हमारे साथ खड़ा रहा। आप जानते होंगे कि OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज ने जब एक रिजोल्यूशन लाने की कोशिश की थी 1992-93 में कि जम्मू कश्मीर पे उन्होंने एक सवाल खड़ा किया था और वो हमारा हिस्सा करने का एक रिजोल्यूशन पास कर। उस वक्त दिनेश सिंह हमारे फॉरेन मिनिस्टर थे, बीमार थे, काफी एम्स में एडमिट थे। तो जल्दी बोलना होगा सर, बहुत सारी खबरें आ रही हैं। हाँ, जल्दी बोलिए। उनको भेजा गया
और ईरान के शाह ने उनको पूछा कि ऐसे आने की जरूरत क्या पड़ी, तो उन्होंने कहा ये ऐसा ऐसा मसला है, और ईरान ने हमको सपोर्ट किया था। जब हमें ऑयल नहीं मिल रहा था तब उन्होंने ऑयल फॉर फूड हमको दिया था। तो ऐसे कई मौके हैं, कई मौकों पर हमारे साथ खड़ा रहा है, ट्रस्टेड एंड ट्रेड एली है हमारा वो, और सदियों से हमारे रिलेशन है ये। और ईरान ने कब कब विरोध किया है वो भी आपको दिखा देते हैं। देखिए, सवाल ये नहीं है कि किसी एक पार्टी को रिश्ता तय करना है, देश को रिश्ता तय करना है। इजराइल से हम क्या रिश्ता रख रहे हैं? हम देश के बाहर है क्या? अरे तो मिलजुल के करना होगा ना, आप बाहर थोड़ी। सुनिए ना, मेरी बात तो सुनिए ना। नहीं, अब रुक जाइए सर, क्योंकि मैं आपको दिखा रही हूँ, जो ग्राफिक्स दिखा रही हूँ, जो बता रही हूँ, वो भी सुन लीजिए। आइए, मैं ईरान के राजदूत का दावा जो है, वहीं दूसरी तरफ आप देखिए ना, जो बड़ी बात है वो क्या है। आज ईरान की ऐसी स्थिति है ना कि वो मिडिल ईस्ट के देशों पे, नहीं सर मैं बाद में आऊंगी, मिडिल ईस्ट के देशों पर हमला कर रहा है। हम इसके साथ खड़े हो सकते हैं कि वो मिडिल ईस्ट में, दुबई में, जहां पर 40% भारतीय हैं, वहां पर वो हमला कर रहा है। इसका इस ऐसे वक्त पर क्या मतलब है खामेनेई के समर्थन का? आप भी तो सोच समझ के ही कुछ अपनी गोटियां खेल रहे होंगे ना। लेकिन यही कहते हैं कि कूटनीति में गोटियां नहीं खेलनी चाहिए, क्योंकि यहां पर मामला बहुत सेंसिटिव हो चुका है। और इसीलिए आज बहुत जरूरी है कि हम इसमें कुछ ही देर में हमारे साथ ईरान से भी मेहमान जुड़ेंगे। जनरल दयाल, सवाल यह है कि भाई ईरान ने कब साथ दिया, ईरान ने इस समय साथ दिया, उस समय साथ दिया। इजराइल के साथ भी तो हम हथियार खरीद रहे हैं, इजराइल से इतने सारे हथियार खरीद रहे हैं, स्ट्रेटेजिकली हमें फायदा हो रहा है, तो उसको नजरअंदाज भी तो नहीं किया जा सकता। देखिए, हम इसको बिल्कुल नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि एक बहुत टाइट रोप का मामला है। देखिए, मैं कभी भी किसी गलत उसका वो नहीं करता हूँ। हाँ। इस टाइम पे भारत को सिर्फ क्योंकि अमेरिका जो है, अमेरिका इस टाइम पे किसी की सुनने को तैयार नहीं है। तो जब एक मुल्क सुनने को तैयार नहीं हो, ईरान सुनने को तैयार नहीं है, या तो हमारी दोनों मुल्क सुनते हो तो हम इसमें बीच में नाक अपनी डालें। जब दोनों मुल्क सुनने को तैयार नहीं है और हमारे उस इलाके में इंटरेस्ट है, तो मैं समझता हूं समझदारी ये है कि इस टाइम पे चुप रहे। जहां तक क्रिटिसिज्म की बात है, देखिए, अयतुल्लाह खोमेनी को लेकर मैं क्रिटिसिज्म नहीं कर सकता, लेकिन स्टेट्स की जब अगर आप वायलेट करते हैं, अगर अमेरिका ने वायलेट की है सॉवरेनिटी ईरान की, तो अमेरिका को क्रिटिसाइज करना प्रिंसिपल पे, और अगर ईरान इनकी सॉवरेनिटी को वायलेट कर रहा है बाकी गल्फ स्टेट की, तो ईरान को क्रिटिसाइज करना है। जब तक जो बुद्धिजीवी मुल्क हैं, जो पावरफुल मुल्क हैं, जो प्रिंसिपल्स पे चलने वाले मुल्क हैं, अपना हित साधिए, लेकिन जब प्रिंसिपल्स वायलेट होते हैं, इंटरनेशनल प्रिंसिपल्स, तो मैं समझता हूं अंजना, सबको इस पर बोलना चाहिए, तभी ये लोग बैकफुट पे जाएंगे। वरना ट्रंपिज्म में है, ट्रंप यूनिपोलर वर्ल्ड की तरफ जा रहा है, ट्रंप बिल्कुल किसी की सुनता नहीं है, ट्रंप अपनी मनमानी कर रहा है और तानाशाही करेगा। और ईरान जो है, जो वो कर रहा है गल्फ में, मैं समझता हूं बाकी कंट्रीज पे, दुबई पे, पीसफुल पे, एयरपोर्ट्स पे, ये गलत है, क्योंकि वहां दुनिया भर के लोगों के इंटरेस्ट है, दुनिया भर के बच्चे हैं, दुनिया भर के फैमिलीज हैं, उसको भी। और ये क्यों हुआ? क्योंकि अयतुल्लाह खोमेनी नहीं है, जो सेकंड रंग लीडरशिप है। अंजना, मैं आपसे एक चीज शेयर करना चाहता हूं आपके दर्शकों से। अयतुल्लाह खोमेनी और जो कुछ बुद्धिजीवी जैसे राष्ट्रपति वहां के, वो बिल्कुल इन गल्फ कंट्रीज से नहीं चाहते थे।